प्यारे बच्चों, आज हम पुस्तिका संचयन से पाठ 2 स्मृति, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के कभी न भूलने वाली एक घटना का वर्णन किया है। किस तरह से उन्होंने अपने बचपन में सांप से लड़कर चिट्ठियों का बचाव किया, इसका चित्रण किया है। इस पाठ का मैं पहले समरी आपको बता देता हूँ, उसके बाद पाठ के पैराग्राफ सहित उसको समझते हुए चलेंगे। ठंड का मौसम था। सायंकाल में लेखक अपने साथियों के खेल कूद में व्यस्त थे। तभी एक आदमी ने लेखक को आवाज़ दी कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। लेखक अपने छोटे भाई को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। साथ में उन्हें हृदय में किसी अपराध के कारण पिटने का डर भी लग रहा था, क्योंकि वह अपने भाई से बहुत डरते थे और उनके भाई ने उन्हें बुलाया था। जब वह घर पहुंचते हैं तो उनके बड़े भाई पत्र लिख रहे थे। लेखक के बड़े भाई ने उन्हें चिट्ठियां दी और उन्हें मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में डालने को कहा। लेखक और उनके छोटे भाई अपने अपने डंडे लेकर चल दिए। उन्होंने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें ही नहीं थीं। वे लोग एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जहां एक अति भयंकर काला सांप पड़ा था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी नहीं था। लेखक और उसके सहपाठी स्कूल जाते समय क्या करते थे कि उस कुएं में प्रतिदिन क्या मारते थे? ढेला मारते थे, पत्थर कह सकते हैं, पत्थर मारते थे। तो पत्थर मारने से क्या होता था कि जब उस कुएं में वे पत्थर मारते थे तो जो सांप था वो आवाज़ निकालता था। उन्हें उस चीज़ की आदत पड़ गई। जब भी निकलते स्कूल जाते उसमें पत्थर मारते। लेखक ने आज भी एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। जो चिट्ठी डालने जा रहे थे, जाते समय क्या किया, उन्होंने भी ढेला गिरा दिया। और जब उन्होंने उस ढेले को उसमें जैसे ही फेंका तो क्या हुआ, जो टोपी पे उन्होंने हाथ रखा था, हाथ में ले रहे थे, हाथ में लेने पर वो क्या हुआ, उसमें 3 चिट्ठियां थीं और तीनों का क्या हुआ, वह कुएं में जाकर गिर गई चिट्ठियां। अब लेखक की तो जान सी निकल गई, क्योंकि उन्हें भाई का डर था कि अब तो बहुत पिटना होगा घर पे पहुँचे तो वे दोनों ने बेचारे वहाँ पर क्या किया, रोने लगे। दोनों भाई थे, छोटा था बड़ा था, दोनों वहाँ बेचारे फूट फूट कर रोने लगे। फिर क्या फैसला किया दोनों ने कि चिट्ठियों को निकाल लें कुएं से। तो उन लोगों ने विचार विमर्श करके क्या किया, योजना बनाई। योजना में उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने धोतियाँ और रस्सियों में गांठें लगाकर, उन्होंने धोती हुई पहनी हुई थी, तो उस धोती रस्सी उनमें सब और गांठें वांठें लगाकर जैसा भी उन्होंने इंतज़ाम कर सकते थे, एक रस्सी सी बना ली उन्होंने। और रस्सी के एक छोर पर क्या किया, जो डंडा था उस डंडे को बांध दिया और क्या किया, उसे कुएं में गिरा दिया। और दूसरे छोर को एक लकड़ी से बांधकर छोटे भाई के हाथ में दे दिया। बड़े ने विचार कर लिया, मैं अंदर जाता हूँ। छोटे की तो हिम्मत ही नहीं थी सांप को देखकर। तो नीचे सांप क्या कर रहा था, उसने फन फैला लिया। उसने देख लिया तो कोई है ऊपर, कुछ छेड़ रहा है इस तरह का, जैसे उसने कोई अपने आभास किया और उसने अपना फन फैलाकर वह बैठ गया। और लेखक ने क्या किया, वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कैसे क्या उतरे, क्या क्या परेशानी हुई, उस सब चीज़ों को पढ़ते हैं आगे अभी हम। जब नीचे लेखक उतरने लगे तो लेखक की जो आंखें थीं वो किस पर टिकी हुई थीं, जो सांप नीचे फन फैलाए बैठा हुआ था। अगर वो नीचे उतर कर डंडा चलाते तो इतना उस कुआं जो था उसमें स्पेस नहीं था, उसमें जगह नहीं थी इतनी कि वो उसमें डंडे चला सकें। लेखक को लगा कि अब मेरी जो योजना है उतरकर इसको मारकर चिट्ठियां निकालने की, वो सफल नहीं हो सकती। तो उसमें भी क्या था कि एक चिट्ठी तो थोड़ी दूर भी थी सांप से, लेकिन 2 चिट्ठियां तो बिल्कुल ही सांप के पास पड़ी हुई थी।
चूंकि अभी तक सांप ने तो हमला नहीं किया था, इसलिए लेखक ने भी डंडे से फन के दबाने का प्रयास नहीं किया। लेखक ने सोचा कि अगर मैं सांप का फन दबा लूं, लेकिन अभी तक सांप ने भी हमला नहीं किया। एक चिट्ठी तो लेखक के पास ही थी, लेकिन दो जो थी वो बिल्कुल सांप के पास पड़ी हुई थी। अब क्या करते हैं लेखक, देखते हैं। तो फिर क्या हुआ कि लेखक ने दूसरी तरफ से चिट्ठियों को, जो दाईं ओर पड़ी हुई थी, उन चिट्ठियों को उठाने का प्रयत्न किया, आगे बढ़े। तो इतने में क्या किया, सांप क्या करता, जैसे ही कोई हलचल देखी उसने अपना जो विष फेंक दिया। विष फेंक दिया मतलब सांप ने फुंकार मारी, और जो विष था वो निकल के किस पे लग गया, डंडे पर लग गया, और डर के मारे लेखक के हाथ से डंडा छूट गया। सांप ने डंडे के ऊपर 2-3 प्रहार किए। जब उसने 3 प्रहार कर लिए तो छोटा भाई जो ऊपर था उसे क्या लगा कि जो नीचे भाई है बड़ा मेरा, उसका तो काम तमाम हो गया, और उसके ऊपर क्या हुआ, चीख निकल गई। लेखक ने डंडे को उठाकर फिर लिफाफा उठाना चाहा, परंतु सांप ने फिर वार कर दिया। इस बार लेखक की हाथों से डंडा नहीं गिरा, परंतु सांप का पिछला भाग लेखक की हाथों को छू गया। लेखक ने डंडा पटक दिया। जैसी सांप छुआ पिछला हिस्सा उसका, लेखक के हाथ से डंडा पटक दिया। डंडे लेखक की ओर खींच आने से सांप दोनों के जगह बदल गए, सांप की भी जगह बदल गई। लेखक ने तुरंत ही लिफाफे में पोस्ट कार्ड को उठा लिया और धोती वाली रस्सी में बांध दिया, जिन्हें उनके छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया। लेखक को निशान उनका डंडा सांप के पास गिरा था। उसे निकालने में लेखक को बड़ी कठिनाई हुई। निकालने के बाद हाथों के बल ऊपर चढ़ना भी कठिन काम था। अब क्योंकि लेखक उसमें, क्योंकि इतना वो तो था नहीं, अब उन्हें चढ़ना कैसे था, हाथ के बल ही चढ़ना था, हाथ पैर की सपोर्ट करके। कठिन कार्य था। लेखक 11 वर्ष की उम्र में 36 फुट चढ़े। उन लोगों ने फिर वहाँ थोड़ी देर विश्राम किया, और एक लड़के जिसने लेखक को ऊपर चढ़ते देखा था उसे किसी ने बताने को राजी किया। 10वीं पास करने के बाद लेखक ने जो यह घटना थी अपनी किसको सुनाई थी, अपनी माँ को सुनाई थी, क्योंकि जब वह उनकी गोद में बैठे हुए थे, और उनकी माँ उन्हें फिर प्यार करने लगी और अपनी गोद में उन्हें बिठा लिया। ठीक है, तो ये तो थी इसकी समरी, इसका सार था। अब चलेंगे चैप्टर के साथ कि एक एक पैराग्राफ को पढ़ते हुए समझेंगे, क्योंकि समरी केवल एक समझना होता है कि कहानी क्या है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो समरी में नहीं आ पाती, तो इसलिए पाठ को आप अच्छे से समझ सकें, इसीलिए पूरे पाठ को मैंने लिखा है। जो लेखक के द्वारा लिखित है उस पाठ को मैंने खुद लिखकर इस वीडियो को बनाया है। तो देखेंगे, सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर, दिसंबर का लास्ट चल रहा था या जनवरी का प्रारंभ, एक समय सीमा बताई है कि हो सकता है दिसंबर का लास्ट हो या जनवरी का शुरुआत हो। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा का मतलब बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पहले कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत को भयंकरता और बढ़ गई थी। ठंड जो थी वो शीत की, और लहर जो थी वो और बढ़ गई, ठंड बढ़ चुकी थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। झरबेरी मतलब जहाँ पर बेरी, जिसे हम बोल देते हैं बेरी, जहाँ पर कई सारे पेड़ होते हैं, बेर झड़ते रहते हैं, छोटे मोटे गिरते हैं, तो वहाँ पर ये लेखक बेर खा रहे थे कि गांव के पास से एक आदमी ने शोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। उन्होंने सुना अचानक किसी व्यक्ति ने कहा कि आपके भाई, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, आप अपने घर चले जाओ। वह तुरंत घर के लिए चल दिए। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। वह सहम से गए थे, उनको एक डर सा लग रहा था, क्योंकि बड़े भाई साहब से वो बड़े डरते थे और उन्होंने आज बुला लिया था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज पता नहीं उन्होंने क्या गलती कर दी जो बड़े भाई साहब ने बुलाया है।
डरते डरते मैं घर में घुसा। आशंका थी, आशंका मतलब डर कह सकते हैं। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो। बेर, जो हम बेर खा रहे थे, कहीं उसके चक्कर में, उसी वजह से तो हमें कुछ सुनने को ये सब ना मिल रही हो। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। क्या देखा उन्होंने कि भाई साहब पत्र लिख रहे हैं, और अब उनके पिटने का जो भय था उनके मन में, वो क्या हुआ, दूर हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। भाई साहब ने पत्र दे दिए और चिट्ठियाँ जिन्हें बोलते हैं, चिट्ठी दे दी और कहा इन्हें मक्खनपुर डाक खाने में डाल आइए। तेज़ी से जाना जिससे शाम को डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये चिट्ठियाँ आज ही निकलनी चाहिए, क्योंकि शाम को चिट्ठियाँ निकल जाती हैं वहाँ से, तो इन्हें जल्दी जाओ और डाल आओ, जिससे कि शाम वाले उसमें ही ये चिट्ठी निकल जाए। जाड़े के दिन थे ही, 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। अब क्या हुआ कि हवा का टाइम तो चल ही रहा था, शाम का समय होने को था, तो उन्हें ठंड बहुत तेज लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। जो हवा थी वो क्या कर रही थी, हड्डी के, देखिए एक शब्द है मज्जा। मज्जा का क्या अर्थ होता है, हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ, मतलब कि कह सकते हैं जो उनके हड्डी के भीतर तक जो हवा थी वह जा रही थी, इतनी तेज शीतलहर चल रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। उन्होंने कानों पर धोती जैसे एक अपना गमछा कह सकते हैं आप, उसको लपेट लिया। माँ ने जाने के थोड़े चने एक धोती में बांध दिए, और जब वो चलने को हुए तो उनकी माँ ने क्या कहा कि लो एक थोड़े से भुजे हुए चने। माँ ने भुजाने, भुजाने शब्द था ये, जाने रह गया है। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। भुजाने मतलब भुनवाने के लिए, थोड़े से चने दे दिए। ठीक है, आगे। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। उन्होंने एक तुलना करी है, यहाँ पर कंपेयर करा है, देखेंगे किससे। एक बबूल का उनके पास डंडा था, उस डंडे की तुलना किससे करी है, राइफल से, कि इस उम्र में राइफल भी नहीं ऐसी, जितना राइफल से भी हमें इतना प्यार नहीं है जितना उस समय हमें उस डंडे से, बबूल का जो डंडा था उससे प्यार था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन, नारायण के दर्शन करा चुका था, मतलब कि मार चुका था कई सांपों को। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। झुरे, आम झुरे, झुरे का अर्थ होता है तोड़े जाना। तो वह कह रहे हैं क्या कि जो मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आमों के पेड़ से प्रतिवर्ष वो क्या करते थे, बहुत सारे आमों को भी तोड़ते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। मूक मतलब चुप, जो चुप पड़ा हुआ था डंडा, ऐसा लग रहा वो जिंदा हो। वो चुप डंडा भी जिंदा लगता था, सजीव लगता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्न वदन मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रसन्न चेहरा। हमारे चेहरे पर खुशी थी और हम मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि क्यों रख लिया, उनके जेब, कुर्ता जो पहना हुआ था उसमें जेब नहीं थी और चिट्ठियों को रखना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको अपनी ऊपर टोपी जो पहनी हुई थी, सिर पर टोपी पहनी थी, उसके अंदर चिट्ठियों को रखा, ऊपर से टोपी पहन ली। ठीक है, हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए। देखिए यहाँ पर कुएं का वर्णन शुरू हो गया है। कौन सा कुआं, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था, कुआं लिख गया, कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। कुआं कैसा था, कच्चा था और 24 हाथ गहरा भी था। उसमें पानी ना था, उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट तो होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली
हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उचकने की सूझी। उचकने मतलब ताका झांकी करने की, मतलब झांकना, उसमें उचकना, ठीक है। उझकने मतलब उचकना। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसमें से आवाज़ कैसी आएगी, इसलिए उसमें ढेला डालते थे हम। उसकी आवाज़ कैसी होती है, उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब आप जानते ही हैं, कोई आपने शब्द बोला, उसके बाद उसी से उत्पन्न शब्द फिर आपको सुनाई पड़ता है, ठीक है, रिपीट होता है। क्योंकि कोई गहरी चीज़ होती है, आप उसमें बोलिए तो कम प्रतिध्वनि होती है, ठीक है। तो इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया है प्रतिध्वनि का। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रत्युत, पहले तो सांप की आवाज़ सुनते थे, फिर कुछ अपना शब्द बोलते थे, फिर उसकी आवाज़ सुनते थे, वो गूंजती थी। पर कुएं में ज्यों ही बेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। जैसे ही कुएं में बेला लग गया, ये ढेला है, जैसे ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। सांप ने फुसकार मार दी, वो उसने सुनाई पड़ती है। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्तों की भौंक से चकित हो जाता है। किलोले, किलोले का क्या अर्थ होता है? किलोले शब्द का जो अर्थ है वो है क्रीड़ा, खेलना कूदना, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया है। और क्या कहा है कि कुएं के किनारे जब हम खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह, कोई जो हिरणों का समूह है वह क्रीड़ा करता हुआ, घूमता हुआ, अति समीप, अपने समीप के जो कुत्तों की भौंक से चकित हो जाता है। कोई मज़े से हिरन घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, और एकदम कुत्ता भौंक जाए तो हिरन क्या करता है, पूरे एकदम से, अगर उदाहरण कहा जाए डिस्क ब्रेक जिसे हम बोलते हैं, एक साथ गाड़ी का रुक जाना, इसी तरह से हिरन भी एक साथ चकित रह जाता है। तो वो स्थिति हुई कि सांप ने जैसे ही फुंकार मारी वो सारे बच्चे एक साथ चकित से रह गए, भौचक्के से रह गए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। मजे लेने लगे, खुशी मनाने लगे, उन्हें बड़ी अच्छी लग रही थी वो आवाज़। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। उनका रोज का ये कार्यक्रम बन चुका था कि रोज वह गांव से मक्खनपुर और मक्खनपुर से गांव जब लौटते थे तो रोज का काम था कि कुएं में ढेला डालना है, सांप से फुसकार सुननी है, अपनी आवाज़ कहकर प्रतिध्वनि सुननी है। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। मैं रोज़ आगे आता था और सबसे पहले क्या करा, टोपी को एक हाथ से पकड़ लेता था और दूसरे हाथ से क्या करता था, ढेला फेंक देता था। क्यों, हो सकता है टोपी ना गिर जाए हाथ से छूट के, मतलब सिर से गिर के। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। उसके बाद क्या होता है देखिएगा आगे, कि लेखक को ये लगने लगा कि बहुत बड़ा काम है वो सांप को रोज अपना फुसकार उसकी सुनना। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। प्रवृत्ति मतलब मन का किसी विषय की ओर झुकाव। वो जो विषय था उस पर फिर उनका मन, मतलब वही जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना फिर से ढेला मारकर आवाज़ सुन ली जाए एक बार। चल तो रहे थे, जा तो रहे थे चिट्ठियाँ डालने मक्खनपुर डाक खाने में। तो उनके फिर वो योजना बन सूझी उनके मन में, फिर वही उनके मन में प्रवृत्ति जागृत हुई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक आप जानते होंगे, हिरन का बच्चा, शावक बच्चा, मृग हिरन, हिरन का बच्चा। जैसे बड़े जो मृग शावक है, हिरन का जो बच्चा है, बड़े के पीछे छोटा हो जाता है, उसी तरह से मेरे पीछे मेरा छोटा भाई हो गया था।
कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया, ये बेला लिख गया है, ढेला है, ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। जब उसने सांप पर ढेला गिराया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। मुन पर लिख गया है, मुझ पर है। मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। मुझे कुछ अब तक यह याद नहीं है क्या कि सांप ने फुसकार मारी थी या नहीं मारी थी, ढेला उसे लगा था या नहीं लगा था, ये मुझे बात याद नहीं है। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थीं। उसने जैसी टोपी को हाथ लगा रखा था, टोपी हाथ से गिर गई और जो 3 चिट्ठियाँ थीं, टोपी उसने उतारने की आदत थी उसे, क्योंकि वो जब पहले स्कूल से आता था तब भी यही काम करता था। तो उसने टोपी जैसे उतारी, उसे ध्यान नहीं रहा और वो चिट्ठियाँ क्या हुआ, अचानक से तीनों कुएं में गिर गईं। अकस्मात जैसे पास चढ़ते हुए हिरन की अकस्मात क्या होता है, अचानक। अचानक जैसे घास चढ़ते हुए, पास चढ़ते लिख गया है शब्द, मैं बोलता भी जा रहा हूँ जो गलत टाइप हो गए हैं। अचानक जैसे घास चढ़ते हुए हिरन की आत्मा, आत्या लिख गया है, आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है। उनने हिरन के लिए कहा है कि अचानक जैसे ही घास चढ़ते हुए हिरन पर कोई गोली से वार कर देता है तो उसकी आत्मा निकल जाती है, वो तड़पता रहता है, तब तक आत्मा नहीं निकलती उसकी। उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गईं, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुँच के बाहर हो चुकी थीं, जो चिट्ठियाँ थीं मेरी पहुँच से निकल गई थीं, अब बहुत नीचे जा चुकी थी। मैंने झपट्टा मारकर पकड़ने की भी कोशिश की, मेरे हाथ चिट्ठियाँ नहीं आईं। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, गिरा नहीं, गिर गया होता, बच गया, गिरा नहीं। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। दोनों भाई कुएं की जो पाट थी, जो किनारा था, उस पर बैठे रो रहे थे। छोटा भाई ढांडे, ढांडे मतलब होता है ढांडे, ढांडे मतलब आप जानते होंगे, जोर जोर से रोना, मतलब दहाड़ दहाड़ के, जैसे हम बोल देते हैं अपनी भाषा में, दहाड़ रहा है, ठीक है, मतलब बहुत तेज रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे दोनों भाई। और मैं चुपचाप, जो मेरा छोटा भाई था वो तो बहुत तेज तेज रोने लगा और मैं चुपचाप आंखें दबा दबा कर, मैं आंखों को दबा दबा कर रो रहा था। रो दोनों ही रहे थे। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। क्या कह रहे हैं वो, जब पतीली में आप देखते होंगे कि मानो कोई पानी जब उबलता है तब उसमें क्या होता है, वह उसका ढक्कन है ऊपर से हट जाता है और पानी बाहर निकलने लग जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग, उद्वेग मतलब होता है बेचैनी, घबराहट, और हमें भय, जो डर था, हमें घबराहट थी, बेचैनी थी, से रोने का उफान आता था और तेज़ रो रहे थे। सोच रहे थे घर पर जाकर तो आज पक्का पिटाई होनी है। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। बहुत कोशिश की अपने को चुप करने की कि हम ना रोएं, लेकिन फिर भी, कपोलों का मतलब होता है गालों पर, और लेकिन गालों पर फिर भी आंसू आ ही जाते थे, बहते हुए वो निकल ही आते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बाहर बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। उन्होंने एक योजना ये भी बना ली, सोचा कि इसमें तो मिट्टी डाल दो, चिट्ठियों को ढक दो और घर कह देंगे हाँ डाल आए चिट्ठी, कौन पूछ रहा है, ऐसा उन्होंने विचार किया। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही ना था, झूठ बोलना उन्हें आता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने ये कार्य भी उनका विफल हो गई, यह प्रयास भी विफल हुआ। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, ये भी सोच लिया कि घर जाकर सच बोला तो रुई की तरह धुनाई होगी। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था।
सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। कुछ सूझ नहीं रहा था, ना ये पता चल सोच में आ रहा था कि अब इसे मिट्टी से दबा दें, ना ये समझ में आ रहा था कि घर जाके सच बोल दें। अब वह इसी सोच में वहाँ पर बैठ गए और रो रहे थे। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, दिन ढल रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी, दुधारी मतलब दो धारी, दोनों तरफ से धार वाली, दो धार वाली जिसे बोलते हैं, तो जिम्मेदारी की तलवार कलेजे पर फिर रही थी। उन्हें जिम्मेदारी भी थी और पिटने का डर भी था, दोनों ही बात थी। इसलिए उनके कलेजे पर जो दुधारी तलवार थी वह कलेजे पर फिर रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। कोई भी आप संकल्प ले लीजिए, कैसी भी परेशानी होगी उसका निवारण जरूर होगा। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। उसने अब निश्चय कर लिया कि कुएं में घुसा जाएगा और चिट्ठियों को निकाला जाएगा। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो, यहाँ मसे लिख गया है, जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, परिणाम का कुछ पता नहीं क्या हाथ लगेगा। उसने जो अपनी मूर्खता कहें या बुद्धिमता कहें कि उसने मौत का रास्ता चुन लिया था कि अगर सांप ने उसे डस लिया तो वह मर भी सकता है, और उसने कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय कर लिया, और उसके लिए उसने योजना बनानी शुरू कर दी कि कैसे उतरा जाए, कैसे चिट्ठियों को निकाला जाए। उसे फल की क्या चिंता, यहाँ चित्त लिख गया है, उसे फल की क्या चिंता, क्योंकि कोई प्रयास करे दृढ़ संकल्प के साथ तो उसे फल की चिंता नहीं करता। उसे पता है परिणाम अच्छा ही होगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है, सफल, क्योंकि उसने संकल्प बांध लिया है। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। वह सांप से भिड़ने को तैयार हो जाते हैं लेखक। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। मौत मुझे नसीब हो जाए या सांप से बचकर मेरा दूसरा जन्म हो जाए, इसकी मुझे कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। लेखक ने कुएं में घुसने की ठान ली है कि जो भी इसका निर्णय निकलेगा वो बात की बात है, उसको देखेंगे। जो भी होगा, या तो मैं मर ही जाऊंगा या फिर चिट्ठियों को निकाल ही लूँगा। उन्होंने दृढ़ संकल्प लेते हुए कुएं में उतरने की पूरी योजना बनानी शुरू कर दी है। कैसे कैसे उन्होंने योजना बनाई, क्या क्या किया, वो सभी जो आपका पार्ट 2 उसमें इसको पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 1 भाग 1 पूरा होता है कि पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि क्या योजना बनाई, क्या उन्होंने चिट्ठियाँ निकाल ली, क्या सांप ने उन्हें डसा। इन सब बातों का जो वर्णन है उसे हम भाग 2 में समझेंगे। धन्यवाद।